नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं वरिष्ठ पत्रकारों से, वरिष्ठ नेताओं से। आपको पता है कि इस समय 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी में आज मतदान खत्म हो चुका है। लेकिन अगर बात आज तमिलनाडु की करें तो क्या कुछ तमिलनाडु में एक पैटर्न देखने को मिला है? क्या सही मुद्दों पर इस चुनाव को लड़ा गया है? और जहां तक रीजनल पार्टीज के फ्यूचर का सवाल है, जहां तक एआईएडीएमके और डीएमके का सवाल है, तो क्या इन पार्टीज ने लोगों के मुद्दों को एड्रेस किया है या नहीं किया है? ये सारे सवाल आज एड्रेस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजेश सुंदरम, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमिलनाडु को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व इन्होंने किया है अपने करियर में। राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। शुक्रिया। राजेश, मेरा पहला सवाल है कि तमिलनाडु में जब 2016 में जब पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उस समय जयललिता भी थी और करुणानिधि भी थे, यानी कि जो दो द्रविडियन स्टॉलवर्ड्स की हम जो बात करते हैं, वो उस समय मौजूद थे। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी जो इस साल के जो विधानसभा चुनाव है, तो क्या आपको लगता है कि जो दोनों पार्टीज को उनकी कमी वाकई में खली है, या फिर जो रीजनल जो उनके यंगर लीडर्स हैं उन्होंने उस गैप को फिल इन करने की कोशिश की है? देखिए, जो दो बड़े द्रविडियन दल हैं वहां पर, एडीएमके और डीएमके, जहां तक एडीएमके का सवाल है, वहां पर कोई सक्सेशन प्लान नहीं था। जयललिता सुप्रीम लीडर थी और उनके बाद जो सारे क्लेरिकल ग्रेड के लीडर्स थे, और उनके जो मृत्यु के बाद जो आपने देखा कि जो घटना चक्र रहा उसमें, ईपीएस थे, ओपीएस थे, उनके बीच में लड़ाई हुई। उन्होंने कहा कि पार्टी तोड़ देंगे। शशिकला अपनी तरफ दूसरी तरफ चली गई, फिर शशिकला जेल गई, जो उनका वो हुआ था। फिर किसी ना किसी तरह केंद्र सरकार के दबाव में आकर एडपाड़ी पळनिस्वामी और पनीरसेल्वम दोनों एक साथ हुए। तो उनको कई महीने लग गए, साल लग गए, इससे पहले कि वो एक कंसर्टेड तरीके से वो लोग कुछ काम कर सकें। और साथ के साथ चूंकि वो बीजेपी के साथ उनका एक अलायंस था, एक क्लोज वर्किंग थी, इस वजह से जो भी नेगेटिव्स केंद्र सरकार की तरफ से आ रहे थे वो रब ऑफ हो रहा था एडीएम के अलायंस के ऊपर। बेशक वो डिमोनेटाइजेशन से जो मार पड़ी थी वो हो, लॉकडाउन का जो एक तरह से मिसमैनेजमेंट था जिसकी वजह से फाइनेंशियल रिपरकशंस हो रही थी, वो हो। उसके अलावा भी जो आइडियोलॉजिकल एक जो बैगेज आता है बीजेपी के साथ, उसका भी जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसका भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। तो आप देखिए कि 2018 के जो आम चुनाव तक आते आते हालत ये हो गई थी कि जहां 2016 में दोनों की, एडीएमके और डीएमके की, कांटे की टक्कर थी, 0 पॉइंट कुछ का फर्क था दोनों में, और एडीएमके आगे आ गई थी। ये जो है डिफरेंस काफी बढ़ गया था। जहां एक और जो यूपीए थी, जो मतलब डीएमके लेड जो कांग्रेस के साथ जो अलायंस थी, उसका 52% से ज्यादा वोट शेयर हो गया था और इनका गिरकर 31 से नीचे चला गया था। तो एक तरह से द राइटिंग वाज ऑन द वॉल। सबको पता था कि अगर 2018 से लेकर अब के चुनाव तक अगर एडीएमके सरकार, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, पुल अप योर सॉक्स, या पूरे अपने हथियार और सारी चीजें, रणनीति लगाकर कुछ बहुत महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाती, तब तक उनका वही जो जो उनका एक डिक्लाइन था वही जारी रहता। और ये 2000 चुनाव के में जो 2021 में जो चुनाव है वो डीएमके के हाथ में जाना ही था। तो इसलिए अभी पिछले कुछ महीनों में कुछ उन्होंने कदम उठाए हैं, लेकिन कुछ विश्लेषकों का कहना है कि उससे उनको फायदा होगा, कुछ का ये कहना है कि वो बहुत देरी से लिए गए और शायद उसका फायदा नहीं होगा, और इस बार शायद डीएमके और कांग्रेस के पास एडवांटेज। लेकिन तो क्या मैं ये मान के चलूं राजेश, जो आप कह रहे हैं कि जो तमिलनाडु का इलेक्शंस का जो नतीजा है वो बिल्कुल एक ओपन एंड शट केस है, इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन कि कांग्रेस और डीएमके ही सत्ता में आने वाले हैं? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो है, एडीएमके में बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। उसके अलावा बीजेपी का जो है वहां पर ज्यादा वजूद नहीं है तमिलनाडु में। बनाया बहुत कुछ है, काफी उन्होंने ग्रो किया है, लेकिन जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए या एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर एडीएमके का बने, बीजेपी का ऐसा वजूद नहीं है वहां पर। और अब जो हाल में उन्होंने कुछ कदम उठाए, जैसे कई किसानों का उन्होंने कहा है कि वो ऋण माफी कर देंगे। इसके अलावा कई लोक लुभावने उन्होंने कदम उठाए हैं, लेकिन लोग कहना है कि जब किसान इतने सालों तक प्रदर्शन करते रहे, दिल्ली में आकर उन्होंने प्रदर्शन किया तमिलनाडु के किसानों ने, तब कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब चुनाव से पहले हो रहा है ये सब। उसके अलावा 1 ईयर कम्युनिटी, कुछ रिजर्वेशन
भी उन्होंने बढ़ाया कुछ कम्युनिटीज को, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि शायद वो जो सिग्निफिकेंट कम्युनिटीज हैं, इनके पास 5%, 6% वोट शेयर, इलेक्टोरेट स्ट्रेंथ है, वो शायद उनकी तरफ को आ जाएं वोट करने के लिए। लेकिन ये एक तरह से उनको फायदा भी दे सकता है, दूसरी तरफ नुकसान भी दे सकता है, कि जो बाकी जातियां हैं, क्योंकि ये जो जाति की पॉलिटिक्स है वो एक तरफ नहीं काटती, वो दोनों तरफ से उसका होता है। तो बाकी जातियां जो उनको लगे कि उनके इंटरेस्ट की क्षति पहुंची है दूसरे जाति को आरक्षण देते हुए, तो शायद वो वोट ना करें उनको। तो सीधी तरह से अगर कहें तो एडवांटेज इस तरफ इस बार डीएमके और कांग्रेस का है। पिछली बार जो चुनाव हुए थे 2016 में, वो बहुत एक रेयर चुनाव थे, क्योंकि तमिलनाडु में जब भी चुनाव होते हैं आर या पार की लड़ाई होती है। वहां पर जो नतीजे आते हैं वो एकदम या तो एक पक्ष की तरफ होता है, दूसरी द्रविडियन पार्टी के पक्ष में होता है। 2016 में शायद पहली बार हुआ था कि जयललिता तब बीमार भी चल रही थी, उन्होंने कई लोग लुभावने कदम भी उठाए थे चुनाव से पहले, और जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए थे। दूसरी तरफ करुणानिधि भी 92 के थे शायद उस वक्त, और वो भी अपना कैंपेन कर रहे थे। लेकिन जो वोट शेयर था उसमें जो परसेंटेज था वो काफी कम था, लेकिन जो सीट शेयर था वो मेजॉरिटी, जो एक लाइन शेयर एक तरह से एडीएम के पास चला गया, उनको उसमें मेजॉरिटी मिल गई। इस बार शायद उस तरह की कांटे की टक्कर ना हो। इस बार शायद जो पहले हिस्टोरिकली तमिलनाडु में रहा है कि एक किसी द्रविडियन पार्टी को पूरा एक सत्ता दे देते हैं, वो उस तरह से रहे। एमजीआर और उसके बाद जयललिता, उसके अलावा कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि लगातार किसी पार्टी ने 2 चुनाव जीते। आप कह रहे हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग पैटर्न हमेशा साउथ में देखा गया है कि एक बार अगर एआईएडीएमके है तो दूसरी बार डीएमके होगा, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। हाँ जी, तो ये मेरे ख्याल से एमजीआर ने एक बार ये इस ट्रेंड को तोड़ा था, फिर उसके बाद जयललिता ने 2016 के चुनाव में फिर जीतकर ये तोड़ा था। लेकिन हिस्टोरिकली आप देखें तो एक या दूसरी पार्टी को, हाँ, वो जो इलेक्टोरेट वहां पे जो वोटर है वो एक साथ सब छप्पर फाड़ के एक पार्टी को देता है। तो इस बार शायद वही जो ट्रेंड है वो वापस आ सकता है, कई विश्लेषकों का कहना है। राजेश, लेकिन एक सवाल आपसे पूछूंगी, आप बहुत क्लोजली साउथ को देखते हैं कि एआईएडीएमके अगर बीजेपी के साथ अलाइन नहीं करता, सपोज है, तो हो सकता है कि उसको ज्यादा एडवांटेज मिल पाती, और एआईएडीएमके की जो भी दशा इस समय, दिशा और दशा जो दोनों दिख रही है साउथ में या तमिलनाडु में, तो उनको डिसएडवांटेज ज्यादा रहा है बीजेपी के साथ रहने में। देखिए, अगर बीजेपी नहीं होती एडीएमके के साथ तो शायद एडीएमके का कोई वजूद नहीं होता। अगर आज जो फ्रैक्शस लीडर्स उनके एक साथ एक मंच पे बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं पे बीजेपी की वजह से ही बैठे हैं। अब उसको कुछ लोग कह सकते हैं कि एजेंसीज का डर हो या बाकी चीजें हो, लेकिन जो एक यूनिटी अभी आई है एडीएमके में, बीजेपी की वजह से आई है। लेकिन खास तौर पे बीजेपी को काफी सस्पेशन से देखा जाता है तमिलनाडु में। बेशक वो हिंदी इम्पोजिशन की बात हो, शायद उनकी नीतियों में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक शक जरूर रहता है लोगों में कि अगर ये नॉर्थ की पार्टी है, ये हिंदी को अब इम्पोज करेगी, उनका जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको लेकर भी काफी, जो द्रविडियन आइडियोलॉजी से जो कॉन्फ्लिक्ट है आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी काफी सस्पिशन से देखा जाता है। तो हाल के कुछ सालों में, दशकों में बीजेपी ने काफी ग्रोथ देखी है दक्षिण भारत में, लेकिन इतना उनका अभी तक वजूद नहीं है कि वो शायद अपने बलबूते पे इलेक्शन जीत सकें या किसी द्रविडियन पार्टी को एडवांटेज दे सकें। हाँ, कोई अगर द्रविडियन पार्टी है तो टाइप करते तो उनके कंधे पे बैठकर कुछ इलेक्टोरल गेन्स उनको मिल सकते हैं। तो इस बार ही मेरे ख्याल से एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को एडीएमके की जरूरत थी, एडीएमके को सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत थी। और डीएमके के खिलाफ अभी आप देखिए कि जो आईटी है या ईडी है, कई सारी रेड्स हुई हैं। बहुत कोशिश हुई थी कि डीएमके के बड़े जो कद्दावर नेता हैं उनको तोड़कर अपनी तरफ किया जाए, लेकिन वो शायद जिस तरह बंगाल में हो उस तरह से उतनी सफलता नहीं मिल पाई उनको। तो डीएमके जो है एक तरह से अपने आप को महफूज रखने में सफल रही है, और शायद उसीलिए उसके पास अब कम चुनौतियां हैं। अभी हमने हाल में देखा था कि डीएमके नेता जो स्टालिन है, उनके दामाद के घर पर भी आईटी रेड्स हुई थी, और जो सबरीसन है जो उनके एडवाइजर हैं, उनके वहां पर ऑफिस में भी ये इस तरीके की आईटी रेड्स हुई। तो ये पब्लिक में क्या मैसेज जाता है? जैसे आप कह रहे हैं कि एक एडवांटेज है फॉर कांग्रेस एंड डीएमके इन तमिलनाडु, तो ये लोगों के मन में वहां पर इस तरीके की जो आईटी रेड्स हैं या जो भी सेंट्रल एजेंसीज जो रेड्स कर रही हैं, उसका मैसेज तमिलनाडु के इलेक्टोरेट पर क्या पड़ता है? सीधी तरह से जो एक ऑपोजिशन का आरोप है कि उनको एजेंसियों के जरिए डराया धमकाया जा रहा है या
उनको इलेक्शन से पहले जो उनकी स्ट्रेंथ्स को हटाया जा रहा है या लोगों को डरा के पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है, वो जो एक परसेप्शन पब्लिक में है उसको इससे बल मिलता है। क्योंकि अगर चुनाव से ठीक पहले आईटी जो केंद्र सरकार के अधीन आती है वो किसी ऑपोजिशन लीडर के दामाद के घर पे रेड्स करती है, तो सीधी तरह से एक जो परसेप्शन ये क्रिएट होता है कि शायद उनको डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। और बीजेपी ने भी अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि लोगों के जहन में कुछ कॉन्फिडेंस आए कि एजेंसीज इंडिपेंडेंट है। तो ये जो चीजें हैं, स्पेशली तमिलनाडु में जो एक फेडरल पॉलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक फेडरल कैरेक्टर है, उसको काफी अहमियत दी जाती है। एक तमिल आइडेंटिटी है जो एक कुछ अधिकार जो राज्यों के हाथ में है और कुछ केंद्र के हाथ में है, और केंद्र का जो बहुत ज्यादा दखल आंतरिक जो राज्य के मामलों में उसको काफी हद तक सही नहीं समझा जाता। और बीजेपी का अगर देखिए पौंडीचेरी में जिस तरह से गवर्नर का दखल रहा था और बाकी जो चीजें हैं उसको देखकर केंद्र सरकार की जो मंशा है, केंद्रीय एजेंसीज की जो मंशा है, उनके दुरुपयोग की जो बातें हैं उनको उसको लेकर काफी सस्पेशन है वोटर्स के मन में। वो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव नहीं जाएगा, वो नेगेटिव ही जाएगा। हालांकि इन द शॉर्ट टर्म अगर ये आईटी रेट्स बढ़ती हैं तो फायदा जरूर रूलिंग पार्टी को ये होता है कि जो बाकी ऑपोजिशन पार्टी के जो मनी बैग्स होते हैं उनके ऊपर एक अंकुश लगता है। तो चुनाव से पहले जो एक क्योंकि तमिलनाडु में अगर आप देखें ट्रेडिशनली पैसों का बड़ा जोर रहा है, पैसे पूरी तरह से फ्लो करते हैं और दोनों तरफ से पैसे जाते हैं। और उस तरह से इस बार तो कहते हैं कि गूगल पे और पेटीएम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को वोट्स अपनी तरफ लाने के लिए। तो रूलिंग पार्टी को एडवांटेज जरूर मिलता है कि अगर आईटी रेट्स बढ़ती हैं तो जो दूसरी तरफ के जो फाइनेंसर्स, फंडर्स, मनी बैग्स होते हैं उनके ऊपर एक अंकुश लगता है। लेकिन एक मैसेज जरूर जाता है कि अगर ये चीज चुनाव से पहले हो या चुनाव के माहौल बनने से पहले हो या कैंपेनिंग से पहले हो तो एक न्यूट्रलिटी के उसमें देखा जाता है। लेकिन अगर नहीं हो तो फिर काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल। राजेश, इस बार देखा है कि तमिलनाडु में काफी छोटे छोटे आउटफिट्स हैं। सबसे पहले तो जो कमल हसन की जो पार्टी है वो फ्रे में है। उसके बाद ओवैसी के साथ टीटीवी दिनाकरन का अलायंस है। तो ये जो छोटे गुट के अलायंसेस हैं, ये जो छोटे अलायंसेस हैं, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हाउ आर दे गोइंग टू कट इनटू द वोट बैंक्स ऑफ द टू मेजर रीजनल पार्टीज, डीएमके एंड एआईडीएमके? इसमें जो कुछ पार्टीज है, मेरे ख्याल से जो कमल हासन की पार्टी है, नाम तमिलर है, जो एक पैन तमिलनाडु पार्टी है, उनमें जो डिसअफेक्टेड लोग हैं, खासतौर पे जो यंग लोग हैं जो कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज में विश्वास नहीं करते हैं और कमल हासन और सीमान जैसे जो लोग हैं उनकी जो आइडियोलॉजिकल बातें हैं उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, वो शायद वोट काटेंगे। अब अगर आप ओपिनियन पोल देखें तो उनको भी 2-2, 3-3 सीटें सबको मिलेंगी। लेकिन ये जो सीटें हैं ये उनको जो ट्रेडिशनल पार्टी से, जो द्रविडियन पार्टी से, उन्हीं के कोटे से कट के आगे आएंगी। तो इनका स्ट्रेंथ जरूर है। अगर आप देखें टीटीवी दिनकरन, उनका जो वोट बैंक है वो सीधी तरह से एडीएमके को काटेगा। जहां तक कमल हासन की जो पार्टी है वो ज्यादा डीएमके और जो एक एंटी इनकम्बेंसी जो का जो वोट है उसको काटेगा। तो ये जो पार्टीज हैं, छोटी पार्टीज हैं, वो अलग अलग कास्ट कॉम्बिनेशंस को और दोनों जो मेन द्रविडियन पार्टीज हैं उनमें से थोड़ा वोट्स और वोट शेयर और सीट्स इनको निकल जाएंगी। लेकिन इनको भी ज्यादातर अगर आप देखें तो 2-2, 3-3 सीट्स इनको मिल सकती हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेंगी। लड़ाई तो दो पार्टियों के बीच में, जो डीएमके लेड अलायंस है और जो एडीएमके लेड अलायंस। लेकिन कमल हसन की पार्टी की अगर हम बात करें, मक्कल नीधि मयम जिसका नाम है, उसका कितना प्रेजेंस आपको दिखता है? और कमल हसन की जो स्टार पावर है उसको देखते हुए भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इस पर इम्पैक्ट होगा और उनकी प्रेजेंस से कुछ फर्क पड़ेगा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में? एक उनकी जो राजनीति है कि एक क्लीन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को लाना चाहिए राजनीति के अंदर, उसको देयर इज अ कॉन्सिक्वेंसी फॉर इट आल्सो। मेरे ख्याल से उनकी जो, हालांकि वो रजनीकांत जितने पॉपुलर नहीं है, उनका जो मास अपील है वो रजनीकांत जितना नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इन्फ्लुएंस जरूर है, कुछ कुछ पॉकेट्स के अंदर, अर्बन सेंटर्स में है। लेकिन उनके पास जो मनी पावर है या रिसोर्सेस है, कार्डर्स का जो स्ट्रेंथ है वो नहीं है। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से पहला जो चुनाव है या दूसरा चुनाव वो लड़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ
मार्जिनल इम्पैक्ट वो कर पाएंगे, कुछ वोट्स काटेंगे इधर उधर, लेकिन दे विल नॉट बी सिग्निफिकेंट इनफ कि कोई बहुत बड़ा बदलाव करें या कोई सरकार खुद अपने बलबूते पे बनाए या कुछ करे। और जैसा मैंने पहले कहा था कि ये जो चुनाव है ये ज्यादातर एडीएमके और डीएमके के बीच की लड़ाई है। बाकी जो उनके साथ अलायंस पार्टनर्स हैं उनको बाय डिफॉल्ट जो है वो वोट्स मिलेगा। ये जो छोटी पार्टीज अलायंस में, जैसे कि टीटीवी दिनकरन की जो पार्टी है, जो अम्मा मक्कल मुन्नेट कड़गम है, उनको ये समझा जा सकता है कि उनके पास मनी पावर भी है और उनके पास जो एक तेवर कम्युनिटी की जो बैकिंग है, तो उसकी वजह से जो कुछ बेल्ट्स में उनका इन्फ्लुएंस जरूर रहेगा। 2-3 सीटें मिलने में शायद उनको कामयाबी मिल भी सकती है इस बारी। कमल हासन का भी वही है कि उनके जो कैरिज्मेटिक यंग जो कैंडिडेट्स हैं वो शायद कुछ इम्पैक्ट कर पाए। सीट कम ही मिले ना भी मिले, लेकिन एक इम्पैक्ट, एक वोट शेयर जरूर वो अपनी तरफ को आकर्षित करेंगे। ओके, तो हो सकता है कि आगे जो आने वाले चुनाव हैं उसमें वो थोड़ा सा डिफरेंस दिख सकता है, आप कह रहे हैं? हाँ जी। ओके राजेश, एक सवाल और है आपसे कि जो किसान आंदोलन इस समय पूरा जो देशव्यापी किसान आंदोलन हमने देखा कि किस तरीके से चला, और राकेश टिकैत जैसे लीडर्स पश्चिम बंगाल में गए भी और उन्होंने बातचीत की वहां के लोगों से और ये कहा कि देखिए आप बीजेपी को वोट मत डालिए। तो ये जो किसान आंदोलन का जो असर है वो तमिलनाडु में कितना दिखता है आपको? देखिए, कुछ हद तक जो एग्रेरियन क्राइसिस तमिलनाडु में था, वहां पे अगर आप देखते हैं कि कुछ साल पहले, अगर आपको याद होगा, तमिलनाडु के फार्मर्स यहाँ पर काफी महीनों तक रुके थे और यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया था। अलग अलग तरीके से उन्होंने वो स्कल्स की माला पहनी हुई थी, जो जिन फार्मर्स ने सुसाइड करी थी उनकी स्कल्स की माला पहनी थी। लेकिन उसका कुछ यहाँ पर आए प्रधानमंत्री से उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा, कुछ मिला नहीं उनको, और उनको एक तरह से वापस भेज दिया गया। हालांकि उनको ऑलमोस्ट उनकी जो तमिलनाडु में जो सरकार थी या केंद्र सरकार ने एक तरह से नकार ही दिया उनको पूरी तरह से। एक रोष जरूर था, जैसे बाकी देश में एग्रेरियन क्राइसिस है वहां पर भी है, वहां पर भी जो फार्मर का इंडेटेडनेस है, बाकी चीजें हैं। अब कुछ उनको लुभाने के लिए कुछ जरूर स्टेप्स उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत सारे जो फार्म लोन से उनको राइट ऑफ किया है, चुनाव से ठीक पहले, आचार संहिता लगने से ठीक पहले कैबिनेट डिसीजंस हुए हैं, उसकी वजह से शायद कुछ रोष कम हो सकता है। लेकिन क्या किसान उनको माफ करेंगे पिछले 5 साल के लिए जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, ये देखने की बात है। लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने आखिरी जो चुनाव से ठीक पहले ऋणों की माफी और इस तरह के कई सारे कदम उठाए हैं, विच कुड बी टू लिटिल टू लेट। लेकिन अब जब चुनाव में वोट पड़ेगा तभी इसके बारे में पता चलेगा। एक नैरेटिव जो आरएसएस प्लस बीजेपी ने मिलके बनाया है वेस्ट बंगाल में, कम से कम वो मैसेज और एक परसेप्शन इस समय बना है कि आरएसएस कार्डर्स ने काफी मेहनत की है पश्चिम बंगाल में ताकि बीजेपी अपने पैरों पर पश्चिम बंगाल में खड़ी हो जाए। कुछ उसी तरीके का नैरेटिव आरएसएस केरला में भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि आज मैं बात आपसे स्पेसिफिकली तमिलनाडु की कर रही हूँ, तो तमिलनाडु में आपको जो आरएसएस का बुना हुआ जो नैरेटिव है, क्या वो सच होता हुआ, या फिर उससे दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि क्या उसको कुछ अंजाम आरएसएस दे पाएगा तमिलनाडु में? आरएसएस का अगर आप देखें, उनके जो बड़े नेता हैं या उनकी जो थिंक टैंक है तमिलनाडु में हैं, और उन्होंने एक तरह से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। अगर आप देखें कि मीडिया में वहां पे जो पूरा नैरेटिव है उन्होंने कंट्रोल किया है। मीडिया की जो ओनरशिप के ऊपर एक तरह से जो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बाकी देश में भी हो रहा है, वैसे तमिलनाडु में भी कोशिश हुई है और काफी उनको सफलता मिली है। लेकिन मेरे ख्याल से वहां पे जो मास मीडिया में जो एक इमेज या एक नैरेटिव दिया जाता है, शायद उसको काउंटर ज्यादा इफेक्टिवली किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का जहां तक सवाल है, उन्होंने पिछले कुछ दशकों में काफी इनरोड्स किए हैं तमिलनाडु में, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। मेरे ख्याल से ये अगर समझो कि 5-6 चुनाव बाद जाके कुछ नतीजे दिखाना शुरू कर सकता है, तुरंत कुछ उसमें नतीजे नहीं मिलेंगे। लेकिन एक तरह से, हालांकि दे आर अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, दे आर नॉट इवन अ माइनर प्लेयर इन तमिलनाडु, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस है खासतौर पे सेंट्रल एजेंसीज को लेकर, और जो उनका इन्फ्लुएंस एडीएमके की गवर्नमेंट और पुलिस पर है, उन्होंने
अपना जो एजेंडा एक तरह से जो उनके आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट्स है उनके ऊपर नकेल कसी है वहां पर। मीडिया पे जो कंट्रोल उन्होंने बाकी देश में किया उसी तरह से तमिलनाडु में भी करने की कोशिश करी, खासतौर पे जो बड़े टेलीविजन स्टेशंस हैं, बाकी जो नैरेटिव होता है उसको लेकर। लेकिन ये कितना उनके लिए इफेक्टिव होगा, शायद तुरंत कोई रिजल्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन एक तरह से अगर ये उस पर लगे रहें तो शायद इन द लॉन्ग टर्म इट कुड बेयर फ्रूट। लेकिन तुरंत इन चुनाव में उनका उसका क्या कुछ इफेक्ट होगा कि बीजेपी को वोट के लिए वो ट्रांसलेट करे या वोट शेयर बढ़े? वोट शेयर मामूली बढ़ सकता है, लेकिन जो सीट्स हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा उसका। लेकिन क्या हम ये माने कि एआईएडीएमके क्या इतनी नाइव पार्टी है, इतनी इग्नोरेंट है? ये तो समझ में आ रहा है कि उनकी मजबूरी है कि सेंटर के साथ उनको हाथ मिलाना है अभी सर्वाइव करने के लिए। लेकिन एआईएडीएमके को बीजेपी की मंशा तो पता होगी कि अगर बीजेपी एक बार अपने इनरोड्स बना लेती है तमिलनाडु में तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू केयर फॉर एआईएडीएमके, और बिल्कुल जो लात मारने वाली जो एक स्थिति होती है वो बीजेपी जरूर करेगी एआईएडीएमके को। तो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के लिए क्या ये पार्टी अपने लिए नहीं सोच रही है इस समय? और जबकि ये सोचना बहुत जरूरी है क्योंकि अब जयललिता भी नहीं है, शशिकला इज आल्सो नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिक्स। तो ऐसे केस में एआईएडीएमके का फ्यूचर क्या है? एडीएमके का आई थिंक अगर आप देखें जब से वो जयललिता ने उसको उसकी लीडरशिप संभाली है, उन्होंने कभी एक सेकेंड लेयर ऑफ लीडरशिप को पनपने नहीं दिया इस पार्टी को। शायद वो एक वीकनेस उनकी रही है जिसकी वजह से पार्टी जब उनकी मौत हुई तो उसके बाद ऑलमोस्ट टूट गई, और सारे जो लीडर्स थे काफी फ्रैक्शस लीडर्स थे, बहुत लड़ाइयां उनमें शुरू हो गई और वो पार्टी ऑलमोस्ट टूट के बिखरने के कगार पे आ गई। वो तो बीजेपी ने, सेंट्रल लीडरशिप ने अपने चुनावी फायदों के लिए उनको एक तरह से पकड़ के रखा है। जो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बीच में गुटबाजी चलती है, ऐसी बुरी हालत है वहां पर। तो इसका मेरे ख्याल से अनलेस एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इमर्ज हो या बीजेपी इसको किसी ना किसी तरह से, अगर समझो पार्टी टूट भी जाती है और उसका फायदा बीजेपी उठाए, तो शायद बीजेपी को आगे चल के होगा, क्योंकि इट्स अ द्रविडियन पार्टी, इट्स गॉट अ हिस्ट्री एंड इट्स गॉट अ कार्डर बेस। और अगर उसको वो आगे निकाल सके, शायद बीजेपी आरएसएस की रणनीति के आगे का हिस्सा ये हो सकता है। लेकिन ऑन इट्स ओन जिस तरह से अभी है, शशिकला ने फिलहाल कह रखा है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी, अपना शायद वो मन आगे चल के बदल सकती हैं। लेकिन द पार्टी इज अ फ्रैक्शस पार्टी। इसमें जो नेता हैं सिर्फ डर भय की वजह से वो एक साथ आए हैं, और उनको पता है कि अगर वो बिखर गए तो फिर ना तो स्टेट गवर्नमेंट वो बना पाएंगे ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके साथ नहीं रहेगी। तो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला है। बिल्कुल। लेकिन जहां तक जो मुख्यमंत्री हैं ईपीएस और ओपीएस को अगर देखा जाए तो उनको तमिलनाडु में उनकी क्या छवि है, खासकर तब जब लोगों को, तमिलनाडु के लोगों को पता है कि ये बीजेपी के हाथों में बिल्कुल ये दोनों कठपुतली की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे में जो एक लार्जर मैसेज है इलेक्टोरेट के बीच में वो क्या जाता है? आई थिंक वो जो लार्जर मैसेज ये है कि जब जयललिता थी तो शी वाज हर ओन वुमन, नोबडी कुड मैनिपुलेट her thinking or would make her do things the way they wanted, not the Congress, not any of the other parties. लेकिन यहाँ तक इनका जहाँ तक सवाल है, इनको अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी जो पूरी पार्लियामेंट में जो वोटिंग है वो बीजेपी के साथ सिंक्रनाइज करी हुई है। ज्यादातर जो पॉलिसीज आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से बिना उन पर ज्यादा कुछ डिस्कशन किए उसको एंडोर्स कर देते हैं वो लोग। और बीजेपी के और आरएसएस के जो नेता हैं जिनका कोई खास वहां पर वजूद नहीं है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉक्सीज होते हुए काफी इन्फ्लुएंस है उनका, स्पेशली उनके जो आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट्स हैं उनको घेरने में। तो उस तरह से जो 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 वोटर्स हैं वो बहुत सस्पिशियस से इस बात को देखते हैं कि अगर एक द्रविडियन पार्टी है और वो मैनिपुलेट हो रही है एक और नेशनल पार्टी से जिसकी आइडियोलॉजिकल कोई अलाइनमेंट नहीं है द्रविडियन थॉट से, तो उसको लेकर काफी चिंताएं बनी हुई हैं। ऑल्सो मेरे ख्याल से जो एक जो फेडरल पॉलिटी है उसमें जो एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, जिस तरह से एजेंसीज बिहेव करती हैं, जिस तरह से एक स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई चीजें थोपी जाती हैं, उस सब को लेकर भी काफी निराशा जरूर है। लेकिन राजेश, जिस तरीके का हिंदू कार्ड खेलती हुई पॉलिटिकल पार्टीज नजर आ रही हैं पश्चिम बंगाल में, और हिंदू कार्ड जब मैं कह रही हूँ तो विच इंक्लूड्स टीएमसी एज वेल, कि ममता बनर्जी ने भी शांडिल्य गोत्र बताया, उसके बाद चंडी पाठ किया,
उधर से बीजेपी भी अपना हिंदू कार्ड खेल रही है। तो ये जो पोलराइजेशनल पॉलिटिक्स है, इसका असर आप तमिलनाडु में कितना देखते हैं? इसका क्या असर पड़ेगा? इसमें मेरे ख्याल से जो द्रविडियन पार्टीज हैं उनको अपनी आइडेंटिटी हटानी पड़नी चाहिए। खासतौर पे डीएमके के जो लीडर्स अपने आप को इस बात पे बहुत गर्व महसूस करते थे कि वो किसी धर्म को नहीं मानते और एक तरह से इसको एक बहुत बड़ा वर्च्यू समझते थे। लेकिन अब मेरे ख्याल से वो चीज कम होनी शुरू हो गई है। बीजेपी अपनी तरफ से जो एंटी माइनॉरिटी जो एक एजेंडा होता है पीसमेंट का, ये बाकी चीजें जो बोलकर पोलराइज करने की कोशिश करती है वो जरूर चला रही है। उससे ज्यादा ये लोग माइंडफुल हुए हैं। इस वजह से वो जो अपनी पहले एक कहते थे कि हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, अब मंदिरों में जाने लगे हैं और बाकी चीजें करने लगे हैं। तो एक वो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से डीएमके के नेता बिहेव कर रहे हैं और जो पहले करते थे उसमें काफी जरूर फर्क आया है। लेकिन लोग मेरे ख्याल से जहां तक हैं वो ज्यादा स्वे नहीं हो रहे हैं इस पॉलिटिक्स से, बिकॉज आई थिंक इफ यू गो टू द हिस्ट्री, जो द्रविडियन पॉलिटिक्स जिस तरह से इवॉल्व हुई है, जो कास्ट सिस्टम बाकी सारी चीजें, लेकिन इस बार अगर आप देखें तो कास्ट जरूर आया है। जो रिजर्वेशन की बात करिए चुनाव से ठीक पहले, या फार्मर्स की जो लोन माफी करी है वो भी स्पेसिफिक कास्ट के वोट को टारगेट करते हुए करी गई है। तो ये सब चीजें अब फोर में इसी वजह से आई कि शायद बीजेपी ने वो एजेंडा इन इलेक्शंस में डाला है और एडीएमके ने भी उसको एक तरह से फॉलो किया है। हालांकि डायरेक्टली नहीं है। जो एक एंटी माइनॉरिटी स्टैंस वेस्ट बंगाल में और बाकी जगह जो कह सकते थे, जो मुंह से कहते थे, वो शायद उस हद तक नहीं है जो एडीएमके कर रहा है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से एक पोलराइजेशन जरूर हुआ है। उसका फायदा शायद उनको उतना नहीं मिलेगा जैसे बाकी देश में होता है, लेकिन एक कोशिश जरूर हुई है कि वो जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको फिर से यहाँ पर पुश करे। उससे बेशक बीजेपी को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन वो मेरे ख्याल से उससे बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस चाह नहीं रहे। तो बीजेपी कोशिश तो बहुत कर रही है कि किसी न किसी तरीके से वो अपने इनरोड्स बनाए तमिलनाडु में। लेकिन आप राजेश क्या कहेंगे कि जो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है साउथ में, खासकर तमिलनाडु में, तो बीजेपी के लिए अभी भी तमिलनाडु एक मुंगेरी लाल का सपना ही है? नहीं, कुछ रीजन्स में अगर आप देखें, नीलगिरीज हुआ, कोयम्बतूर उसके आसपास है, वहां पे कुछ उन्होंने कुछ स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस जरूर बनाए और वहां पर कंसोलिडेट भी कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी है। टू देयर क्रेडिट, दे हैव नॉट स्टॉप ट्राइंग। और अगर वो धीरे धीरे इस तरह से कोशिश करते रहेंगे, प्रॉब्ली नॉट इन दिस इलेक्शंस, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन दे डू होप टू मेक एन इम्पैक्ट, जैसे बाकी राज्यों में किया उन्होंने। एक जो एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी अगर आप देखें तो दे आर सॉफ्टनिंग द टारगेट कंटिन्यूअसली। अपनी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, पहले शायद उसको ऑपोजिशन ज्यादा हो, रेजिस्टेंस ज्यादा हो, लेकिन वो कंटिन्यूअसली अगर उस पर करते रहे तो जो टारगेट है उसको सॉफ्टन करके ऊपर से टैंक चलाने की शायद रणनीति है। तो वो कामयाब होगा कि नहीं हमको बाद में पता चलेगा, बट इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी दे आर सॉफ्टनिंग द टारगेट स्टिल, एंड द टारगेट इज स्टिल अ लॉन्ग वे अवे फ्रॉम बीइंग सॉफ्टन्ड टू द हिंदुत्व आइडियोलॉजी। लेकिन जो ये गुरिल्ला स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जो बीजेपी की, तो ये जो खासकर जो द्रविडियन पार्टीज हैं उनके लिए क्या सबक होना चाहिए इसमें, और खासकर एआईएडीएमके के लिए कहूंगी मैं। एआईएडीएमके ने मेरे ख्याल से एक तरह से दे आर बीइंग लेड बाय द बीजेपी। अगर आप देखें कि दे हैव बीन इन द एनडीए डिस्पेंसेशन, जब जयललिता होती थी तो इट वाज ऑलवेज नोन एज अ एडीएमके लेड अलायंस इन this thing. लेकिन there's an effort to make it a BJP led alliance. हालांकि BJP it's not even a minor party in Tamil Nadu, but they've had an undue influence. और वो उन्होंने allow किया है, और वो मेरे ख्याल से they have agreed to play second fiddle. तो ये भी अगर आप रणनीति के तौर पे देखें तो it's good enough for BJP, क्योंकि एक तरह से उन्हीं की it's an extension of what they want in a state which has historically been hostile to the Hindutva ideology. तो एक तरह से एक foothold उनको जरूर मिला है कि they've got a party which does not resist too much, which is open to pressures from the BJP and the central government and central agencies. So it also helps them कि fractious party है, सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं डीएमके के नेता। तो अगर सब लड़ते रहते हैं तो फिर वो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, अमित शाह के पास जाएंगे, बीजेपी के साथ अपने कंप्लेंट्स को लेके जाएंगे। तो उसमें जो बीजेपी की पोजीशन है, ऑल्दो उनके पास नंबर्स नहीं होंगे,
लेकिन उनकी वो ड्राइवर सीट में है। हाँ जी, तो बट अब उसको जो बाहर से वोटर देखता है वो किस तरह से उसको आंकता है और किस तरह से वोट देता है वो अलग बात है, लेकिन दैट्स हाउ इट हैज बीन ओवर द लास्ट 5 इयर्स। ओके, तो चलते चलते राजेश आपसे पूछेंगे कि आपका क्या सेंस है। सेकंड में अभी कुछ दूर है, लेकिन आप बहुत क्लोजली जमीन पर भी काम कर रहे हैं, सर्वे से जुड़े हुए हैं, आपने खुद पत्रकारिता में इतने साल बिताए हैं और तमिलनाडु को बहुत क्लोजली देखा है। तो आपको क्या लगता है कि 2 मई को तमिलनाडु में किसकी सरकार बनने जा रही है? आपका सेंस पूछ रहे हूँ। अब मैं ये कहूंगा कि 2016 की तरह कतई नहीं होगा, जहां पर बहुत कम मार्जिन था। इस बार मार्जिन ज्यादा होगा, एक पर्टिकुलर पार्टी को डेफिनेटली भरपूर वोट मिलेंगे, एंटी इनकम्बेंसी है, उसका इम्पैक्ट जरूर होगा। और अगर जहां आज वोटिंग हुई है और जो मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, डेफिनेटली सीम्स लाइक इट्स एडवांटेज टू द डीएमके एंड द कांग्रेस अलायंस, बाकी अलायंसेस के बनस्पत, तो उनको डेफिनेटली एडवांटेज है। अब कितना कंसोलिडेट करते हैं, कितनी लीड होती है, वो देखने की बात है। लेकिन आज अगर आप देखें तो डेफिनेटली कांग्रेस जो डीएमके की जो अलायंस है उनको एडवांटेज है। ओके, थैंक यू सो मच राजेश, आप हमारे साथ जुड़े सत्यहिंदी.com पर। और जैसा राजेश ने कहा कि एडवांटेज कांग्रेस और डीएमके के अलायंस को मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन राजनीति में लास्ट मोमेंट तक कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए 2 मई को पता चलेगा कि क्या कुछ होगा तमिलनाडु में, और क्या बीजेपी वाकई में ड्राइवर सीट पर रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। ये सारे सवालों का जवाब इनफैक्ट हम आपको 2 मई को दे पाएंगे। और आपको ये इंटरव्यू राजेश सुंदरम के साथ कैसा लगा, इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन राजेश सुंदरम, थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।